अकाउंट सब्जेक्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर डेप्रीसिएशन। और आज के इस सेशन के अंदर हम लोग इस इंपॉर्टेंट चैप्टर का सुपर रिवीजन करने वाले हैं। 11th कॉमर्स सीबीएसई या जीएसईबी वाले सभी स्टूडेंट्स को इनके सिलेबस का इंपॉर्टेंट हिस्सा है। 12th कॉमर्स या सीए या सीएस या सीए में करने वाले स्टूडेंट्स को स्ट्रॉन्ग बेस और फंडामेंटल के लिए यह सेशन बहुत ही काम लगेगा। सो नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ भाविन सर फ्रॉम साहस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स, योर ओन पर्सनलाइज हाई टेक एंड डिजिटल क्लासेस। दोस्तों, अकाउंट सब्जेक्ट में डेप्रीसिएशन वाले चैप्टर की जो रिवीजन नोट है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी और हमारी साहस स्मार्ट स्टडीज एप्लीकेशन के ऊपर भी रखा है। तो ये नोट्स आप रखें और इस सेशन को बहुत ही ध्यान से देखें और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करें। सबसे पहले तो हम लोग बात करते कि डेप्रीसिएशन है क्या, इसका मीनिंग, क्योंकि एमसीक्यू या वीएसक्यू ऑब्जेक्टिव के एंगल से भी ये चीज आपको काम लग सकती है। तो यहां पर डेप्रीसिएशन की बहुत सारी डेफिनेशंस अवेलेबल है, जिसमें से हमें याद रखनी है कार्टर की डेफिनेशन। तो देखिए यहां पर कार्टर की डेफिनेशन में क्या कहा है, तो डेप्रीसिएशन इज ग्रेजुअल एंड परमानेंट, ग्रेजुअल एंड परमानेंट डिक्रीज या तो रिडक्शन वर्ड भी आप यूज कर सकते हो इन वैल्यू ऑफ असेट, वैल्यू ऑफ असेट ड्यू टू एनी रीजन। क्या कहा है कार्टर ने, डेप्रीसिएशन इज ग्रेजुअल, ग्रेजुअल का मतलब होता है कंटिन्यूअस, एंड परमानेंट डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट ड्यू टू एनी रीजन। दिस डेप्रीसिएशन इज चार्ज ऑन फिक्स असेट। याद रखना कि जो डेप्रीसिएशन है दोस्तों, ये सिर्फ फिक्स असेट के ऊपर चार्ज किया जाता है, बट इसके अंदर एक एक्सेप्शन है, वो है लैंड। जैसा कि आपको पता है कि लैंड भी एक तरह की फिक्स असेट ही है, बट लैंड के ऊपर डेप्रीसिएशन चार्ज नहीं किया जाता क्योंकि लैंड की वैल्यू कभी भी डिक्रीज नहीं होती है। जैसा कि आपको पता है कि उसका सप्लाई लिमिटेड है। देखिए सुपर रिवीजन सेशन है, आपको हर एक टॉपिक के डिटेल वीडियोस देखने हैं तो वो हमारी साहस स्मार्ट स्टडीज एप्लीकेशन पर है ही। यहां पर मैं आपको डिटेल में नहीं ले जाऊंगा, इस चैप्टर के सारी इंपॉर्टेंट चीजें और सम्स के लिए इंपॉर्टेंट बेस ट्रीटमेंट, वो सारी चीजें कवर करने वाला हूं। तो डेप्रीसिएशन इज चार्ज ऑन फिक्स असेट एक्सेप्ट लैंड। और याद रखना कि जो करंट असेट होती है उसके ऊपर डेप्रीसिएशन चार्ज नहीं होता है। एंड ये जो डेप्रीसिएशन है दैट इज वन टाइप ऑफ नॉन कैश रेवेन्यू एक्सपेंस। याद रखना, नॉन कैश रेवेन्यू एक्सपेंस है, नॉट कैपिटल एक्सपेंस, रेवेन्यू एक्सपेंस। और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट किया जाता है बिकॉज इट इज ट्रीटेड एज प्रोविजन। याद रखना, डेप्रीसिएशन एक तरह का नॉन कैश रेवेन्यू एक्सपेंस है, इट इज ट्रीटेड एज प्रोविजन एंड फाइनल अकाउंट बनाते वक्त पी एंड एल अकाउंट में डेबिट साइड पर ये डेप्रीसिएशन लिखा जाता है। चलिए, ये बेसिक चीजें ऑब्जेक्टिव के लिए समझ में आ गई हो तो अभी ये सिर्फ नॉलेज के लिए है या थ्योरी के एंगल से काम लग सकता है। सम फैक्टर्स अफेक्टिंग द डेप्रीसिएशन, मतलब डेप्रीसिएशन की जो अमाउंट होती है, डेप्रीसिएशन जो लगता है, उसके लिए कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है जिसकी वजह से डेप्रीसिएशन चार्ज किया जाता है। तो सिंपल सा है, पहला तो यूज ऑफ असेट। आप जैसे जैसे असेट का इस्तेमाल करोगे उसकी वैल्यू कम होती जाती है। टाइम फैक्टर, जितना टाइम ज्यादा जाएगा उतना ज्यादा डेप्रीसिएशन लगेगा। डेप्रीसिएशन ज्यादा मतलब असेट की वैल्यू और डिक्रीज हो जाएगी। याद रखना, तो जितना असेट का यूज होता है डेप्रीसिएशन ज्यादा लगता है, जितना टाइम ज्यादा जाता है डेप्रीसिएशन ज्यादा लगता है। ग्रेजुअल रिडक्शन इन क्वांटिटी, जैसे कि माइंस हो गए, क्वारीज हो गई, तो उसके अंदर से जैसे कोल माइन है तो उसमें से कोल निकाला जाता है, तो वो कोल माइन के अंदर जो कोल है उसकी क्वांटिटी डिक्रीज होती है। तो जैसे जैसे क्वांटिटी डिक्रीज होती है वैसे वैसे डेप्रीसिएशन ज्यादा लगता है। देन परमानेंट रिडक्शन इन मार्केट वैल्यू, कोई असेट है उसकी मार्केट वैल्यू परमानेंट बेसिस पे डिक्रीज हो जाती है। या तो फिर कोई असेट के साथ एक्सीडेंट हो जाता है, जैसे कि आपकी कार है और कार का एक्सीडेंट हो जाता है तो ऑब्वियस है कि उसके कुछ स्पेयर पार्ट्स, उसकी बॉडी को डैमेज होगा तो वैल्यू कम हो जाएगी। देन न्यू इनोवेशन एंड रिसर्च, और कुछ नेचुरल फैक्टर्स भी होते हैं जिसकी वजह से डेप्रीसिएशन लगता है। अब यहां से इंपॉर्टेंट चीज जो कि आपको कैलकुलेटिव सम्स में भी काम लगती है, ध्यान से समझना दोस्तों, हम बात करने वाले हैं मेथड्स ऑफ डेप्रीसिएशन की। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि मेथड्स ऑफ डेप्रीसिएशन बहुत सारी है,
10 अलग अलग मेथड्स ऑफ डेप्रीसिएशन है, बट आपके लिए जो इंपॉर्टेंट और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपरेशन करनी है वो 2 मेथड की है। तो हम लोग यहां पर वो 2 मेथड के बारे में ही बात करेंगे। बाकी की सारी मेथड के बारे में भी मैंने साहस स्मार्ट स्टडीज एप्लीकेशन के ऊपर ये मेथड्स ऑफ डेप्रीसिएशन वाला जो टॉपिक है उसके अंदर वो समझाया हुआ है। यहां पर हम जो 2 मेन मेथड है जो कि एग्जाम्पल ओरिएंटेड और आगे की स्टडी में आपको काम लगती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहां पर 2 मेथड है, एक है स्ट्रेट लाइन मेथड या फिर उसको फिक्स इंस्टॉलमेंट भी कहा जाता है, शॉर्ट में उसको SLM स्ट्रेट लाइन मेथड ऐसे कहा जाता है। दूसरा नाम फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। और दूसरी जो मेथड है दैट इज रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, जिसको शॉर्ट में WDV इस तरह से बोला जाता है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। और उसका दूसरा नाम है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ये 2 मेथड के ऊपर आपको एग्जाम्पल आने के चांसेस है। तो चलिए दोनों ही मेथड के बारे में समझते हैं और उसके ऊपर एग्जाम्पल की भी मैं प्रैक्टिस करवाता हूं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं SLM मेथड यानी कि स्ट्रेट लाइन मेथड की। तो ये स्ट्रेट लाइन मेथड है ना, दैट इज वेरी सिंपल एंड वाइडली यूज्ड एंड वेरी पॉपुलर मेथड फॉर डेप्रिसिएशन। ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको इसके रिगार्डिंग याद रखना है दैट इज अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन रिमेन्स सेम एवरी ईयर। हर साल डेप्रिसिएशन की अमाउंट इक्वल सेम रहती है, इसीलिए तो इसका नाम है कि फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड या स्ट्रेट लाइन मेथड या फिर फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। तो यहां पर जो ध्यान रखना है वो क्या कि अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन रिमेन्स सेम एवरी ईयर। फॉर एग्जांपल पहले साल 5000 लगेगा एक साल का, तो दूसरे साल भी 5000 ही लगेगा पूरे साल का, तीसरे पूरे साल का भी डेप्रीसिएशन लगेगा 5000 रुपए। इट इज ऑल्सो कॉल्ड फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, जो कि मैंने कहा ये चीज इंपॉर्टेंट है दोस्तों। द वैल्यू ऑफ असेट कैन बी जीरो, असेट की वैल्यू 0/लुल हो सकती है। वहीं पे WDV मेथड जो कि इसके बाद समझाऊंगा उसके अंदर कभी भी असेट की वैल्यू 0 नहीं होती है। यहां पर असेट की वैल्यू 0 हो जाएगी। सिंपल सी बात है कि सपोज आपने 50,000 रुपए का एक असेट खरीदा है और उसके ऊपर हर साल 10-10 हजार रुपए का डेप्रीसिएशन आप लगाते हो, तो 5 साल में 10-10 हजार करके 50,000 कट हो जाएंगे, तो असेट की वैल्यू 0 हो सकती है SLM मेथड के हिसाब से। एंड दिस मेथड इज यूजफुल फॉर इंटेंजिबल असेट्स स्पेसिफिकली। वैसे तो प्लांट मशीनरी के ऊपर भी SLM मेथड यूज कर सकते हैं, बट अगर हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को समझे जो कि आपको फर्दर स्टडी में आता है, तो आपको ये इनटेंजिबल असेट के लिए सूटेबल है। वहीं पे जो टेंजिबल असेट है प्लांट मशीनरी व्हीकल, उसके लिए WDV ये एडवाइजेबल होती है। यहां पर इनटेंजिबल असेट्स लाइक लीज होल्ड असेट, पहले तो लीज होल्ड असेट ये इंटेंजिबल नहीं है पर लीज पे ली हुई है। इसके अलावा कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क ये सारी की सारी इंटेंजिबल असेट्स है जिसके ऊपर SLM मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। और इस मेथड के हिसाब से 2 फॉर्मूलाज है जिससे हम लोग डेप्रिसिएशन ढूंढ सकते हैं। पहली सिंपल, D इज इक्वल टू C-S/N। फॉर्मूला याद रखना, D इज इक्वल टू C मींस कॉस्ट प्राइस, पहले तो D मींस डेप्रिसिएशन जो अपन लोग ढूंढ रहे हैं, देन C मींस कॉस्ट प्राइस ऑफ असेट। अब यहां पर ध्यान रखना दोस्तों, कॉस्ट प्राइस की बात की है ना, मतलब कॉस्ट प्राइस होती है परचेज प्राइस प्लस एक्सपेंस इनकर्ड एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ असेट। असेट खरीदते वक्त जो भी खर्चे होते हैं वो परचेज प्राइस में ऐड करके अपने को जो टोटल अमाउंट मिलती है वो कही जाती है कॉस्ट प्राइस, और डेप्रिसिएशन कॉस्ट प्राइस पे चार्ज किया जाता है, ना कि परचेज प्राइस पर। तो ध्यान रखना कि जब असेट की परचेज प्राइस दी हो और उसके ऊपर के कुछ एक्सपेंस भी दिए हो, तो वो परचेज प्राइस में एक्सपेंस ऐड करके जो कॉस्ट प्राइस मिलेगी उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। देन S मींस स्क्रैप वैल्यू एंड N मींस एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ईयर्स यानी कि लाइफ ऑफ असेट। तो फॉर्मूला है D इज इक्वल टू C-S/N। और अगर आपको एग्जांपल में रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दे दिया हो तो उस केस में हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, D मींस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू C इंटू R। C मींस कॉस्ट प्राइस, R मींस रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। फिर परसेंटेज का बटन ही दबा देते हैं। फॉर्मूला में यहां पर डिवाइडेड बाय 100 लिखा है, बट आप लोगों के पास कैलकुलेटर है तो हम लोग क्या करेंगे, सीधा परसेंटेज का बटन दबा देंगे। तो यहां पर D इज इक्वल टू C इंटू R परसेंटेज, ऐसा याद रखना है कैलकुलेशन के लिए। क्लियर?
दूसरी जो मेथड है अपनी, जो कि ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मानी जाती है इन कंपेयर टू एसएलएम, दैट इज WDV मेथड या रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। अब इस मेथड में नाम से ही पता चल जाता है कि असेट में डेप्रिसिएशन की वैल्यू जो है वो रिड्यूस होती जाएगी। तो पहले तो याद रखना है कि अंडर दिस मेथड डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन बैलेंस ऑफ असेट। बैलेंस ऑफ असेट का मतलब होता है कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। प्रीवियस ईयर का डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद, कॉस्ट प्राइस में से डेप्रिसिएशन प्रीवियस ईयर का माइनस करने के बाद जो वैल्यू बची है, जिसको हम लोग कहेंगे बीवी। सर किसकी बीवी? भाई बुक वैल्यू, मेरी या तुम्हारी बीवी की बात नहीं हो रही है। बीवी बुक वैल्यू के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, ना कि कॉस्ट प्राइस पे। इसका ऑपोजिट एसएलएम मेथड याद करो, कॉस्ट प्राइस पर डेप्रिसिएशन चार्ज होता है हर साल, जबकि WDV में बुक वैल्यू या रिटर्न डाउन वैल्यू के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन डिक्रीजेस एवरी ईयर। हर साल डेप्रिसिएशन की अमाउंट डिक्रीज होती जाएगी। मतलब सपोज पहले साल 10,000 लगा है, तो दूसरे साल उससे कम डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, फॉर एग्जांपल 9,000। तीसरे साल उससे कम होगा, फॉर एग्जांपल 8,100। ये कैसे होता है ये मैं आपको एग्जांपल में समझाऊंगा। एंड दिस मेथड इज मोर साइंटिफिक मेथड। याद रखना, ऑब्जेक्टिव के एंगल से काम लग सकता है कि ब्लैंक मेथड और विच मेथड इज मोर साइंटिफिक मेथड फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन देन WDV इज मोर साइंटिफिक मेथड। व्हाई? बिकॉज इस मेथड की वजह से लोड ऑन P&L अकाउंट रिमेन्स सेम एवरी ईयर या ऑलमोस्ट सेम। अभी लोड ऑन P&L अकाउंट का मतलब क्या होता है कि अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, मैं यहां पर एरो करके लिखता हूं, प्लस मेंटेनेंस एक्सपेंस। डेप्रिसिएशन प्लस मेंटेनेंस एक्सपेंस। इसकी वजह से, इसका रीजन ये होता है कि हर साल डेप्रिसिएशन कम होता जाता है और जैसे जैसे असेट पुरानी होती जाती है, मेंटेनेंस एक्सपेंस, उसका रिपेयरिंग या सर्विस का खर्चा बढ़ता जाता है। तो डेप्रिसिएशन कम हुआ, रिपेयरिंग एक्सपेंस बढ़ा, तो दोनों ऑलमोस्ट सेम ही रहेंगे, जो कि दोनों ही P&L अकाउंट में लिखे जाते हैं। तो यहां तक हमने बेसिक इंफॉर्मेशन को कंप्लीट किया। आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आई होगी। वीडियो को पॉज करके यहां तक की चीजों को एक बार अच्छे से रिफर कर दीजिए, क्योंकि अब हम इसका एग्जाम्पल, उसकी प्रैक्टिस करने वाले, उसकी जर्नल एंट्रीज, अकाउंट के अंदर कैसे ट्रीटमेंट डाली जाती है और फाइनल अकाउंट में उसकी क्या इफेक्ट होती है, दोनों ही मेथड का मैं समझाने जा रहा हूं। पर ये एग्जाम्पल का डिस्कशन शुरू करें इससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि आप या आपके कोई भी फ्रेंड्स कॉमर्स स्ट्रीम में एक्सीलेंट करियर बनाना चाहते हैं, तो साहस इंस्टीट्यूट आपको अलग अलग स्टडी ऑप्शंस ऑफर करता है, जिसमें पहला है ऑफलाइन स्मार्ट क्लासरूम स्टडी प्रोग्राम, जिसमें आप हमारे ऑफलाइन सेंटर में आके हमारे एक्सपर्ट फैकल्टीज के सामने बैठ के पढ़ाई कर सकते हो। दूसरा है ऑनलाइन लाइव वर्चुअल क्लासेस, जिसमें आप कहीं से भी हमारे जो ऑफलाइन लेक्चर्स चलते हैं उसको लाइव अटेंड कर सकते हैं, और ये बहुत ही एडवांस सिस्टम है, जिसमें आपको ऐसा ही लगेगा जैसे आप हमारे डिजिटल क्लासरूम में बैठ के पढ़ाई कर पा रहे हो। तो यहां पर किसी के लिए भी प्लेस का बैरियर नहीं होगा, मतलब जो हमारे क्लासेस जो है उसके नजदीक नहीं भी रहते हैं, दूर रहते हैं, तो भी बेहतरीन क्वालिटी का एजुकेशन आप लोग एक्सपीरियंस कर सकते हैं। एंड तीसरा और स्टूडेंट का फेवरेट साहस स्मार्ट स्टडीज एप्लीकेशन, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है, तो इसको डाउनलोड करके आप सभी अलग अलग कोर्सेज के डेमो कंटेंट देख सकते हैं। अगर आपको ये एजुकेशन अच्छा लगता है तो आप अपने रिस्पेक्टिव कोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो कि बहुत ही कम फीस पर सभी सब्जेक्ट के लिए एक्सीलेंट एजुकेशन प्रोवाइड करता है। तो आप और आपके फ्रेंड्स इसका बेनिफिट जरूर लीजिए। चलिए दोस्तों, तो अभी हम लोग एक फिक्टिशियस एग्जांपल लेते हैं। हमारे हिसाब से एक एग्जांपल बनाया हुआ है कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, ठीक है। मैंने एक बेसिक चीज रखी है, उसका सराउंडिंग में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं ये मैं आपको गाइड करता जाऊंगा। तो देखिए, एक एग्जांपल हम लोग यहां पर रेफरेंस के लिए ले रहे हैं। साहस इंडस्ट्रीज लिमिटेड परचेस्ड अ मशीन ऑफ ₹95,000। 95,000 का मशीन परचेस किया एंड पेड ₹5,000 फॉर इट्स इंस्टॉलेशन ऑन 1 अप्रैल 2024। तो ये परचेस प्राइस दी है और ये परचेस के टाइम पे एक्सपेंसेस दिए हैं। तो मैंने आपको अभी बताया था कि असेट के ऊपर डेप्रिसिएशन के लिए कॉस्ट प्राइस चाहिए, और ये परचेस प्राइस के अंदर जब आप ये एक्सपेंसेस ऐड कर देते हो तो आपको कॉस्ट प्राइस मिल जाती है। अब यहां पर दोनों ही मेथड को हम लोग एक ही एग्जांपल में समझेंगे। हालांकि आपको एग्जाम के अंदर दोनों ही मेथड अलग अलग दी होगी, ठीक है। मतलब या तो एसएलएम का होगा या तो WDV का होगा। अपर लेवल के एग्जांपल को पूछने के लिए कई बार ऐसा भी करते हैं कि पहले एसएलएम थी फिर उसको WDV में शिफ्ट करना है। हालांकि बेसिक लेवल पे ये नहीं होता है। तो यहां पर हम मान के चलते हैं कि कंपनी चार्जेस डेप्रिसिएशन एट 10%
ऑन एसएलएम। अब ये 10% की जगह पे 12%, 15%, कोई भी परसेंटेज दे सकते हैं। हम प्रैक्टिस के लिए इसको 10% डब्ल्यूडीवी से है तो भी क्या हो सकता है वो भी प्रैक्टिस सीख लेंगे। अभी परसेंटेज जैसा मैंने कहा अलग अलग हो सकता है। कंपनी सोल्ड दिस मशीन ऑन 31 मार्च 2027। देखो 1 अप्रैल 2024 को खरीदा था, 31 मार्च 2027, तो 24 से 25, 25 से 26 एंड 26 से 27, यानी कि 3 इयर्स के बाद 20% प्रॉफिट बुक वैल्यू पे ऐड करके ये बेच रहा है। 20% बुक वैल्यू पर प्रॉफिट ऐड करके। वहीं पे हमने एक और पॉसिबिलिटीज यहां पर कवर कर ली है सिखाने के लिए कि अगर 20% लॉस से बेचा है डब्ल्यूडीवी मेथड में तो क्या ट्रीटमेंट होगी वो भी समझ लो। तो यहां पर मैं आपको एसएलएम मेथड की वर्किंग और ट्रीटमेंट, डब्ल्यूडीवी का वर्किंग ट्रीटमेंट दोनों दिखाता हूं। असेट प्रॉफिट से सेल करते हैं तो क्या ट्रीटमेंट हो सकती है, लॉस से सेल करते हैं तो क्या होगा, ये सारी चीजें समझाने वाला हूं। तो चलिए सबसे पहले तो कॉस्ट प्राइस अपने को जाननी होती है। देखो यहां पर पूछा क्या है, तो देखो एग्जाम्पल में यहां पर हमको पूछा है पास जर्नल एंट्रीज। हालांकि बेसिक लेवल के एग्जांपल में जर्नल एंट्री नहीं पूछते हैं, बट मैंने कहा कि मैं आपको पूरा रिवीजन करवा रहा हूं तो हम जर्नल एंट्री भी डिस्कस कर लेंगे। इसके साथ साथ मशीन अकाउंट बनाना है और डेप्रीसिएशन अकाउंट, जो कि नॉर्मली यही दोनों अकाउंट पूछते हैं। कोई रेयर केस में P&L अकाउंट भी बना सकते हैं या पूछ सकते हैं। और साथ में इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फाइनल अकाउंट में क्या होगी फॉर फर्स्ट ईयर, या कोई बार लास्ट ईयर में भी ट्रीटमेंट पूछ सकते हैं, तो वो भी मैं आपको गाइड कर दूंगा। तो चलिए यहां पर हम दोनों ही मेथड से प्रैक्टिस करते हैं। पहले हम लोग एसएलएम मेथड लेते हैं, ठीक है। हमने कॉस्ट प्राइस तो पहले ही ढूंढ ली, मैं यहां पर फिर भी वर्किंग करके दिखा देता हूं। कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू, आपको भी ये वर्किंग करना चाहिए, 95,000 प्लस एक्सपेंस है 5,000 का, तो टोटल 1 लाख रुपीज ये क्या हो गई, कॉस्ट प्राइस हो गई है, ठीक है। अभी यहां पर एक एसएलएम मेथड है और दूसरी है डब्ल्यूडीवी मेथड। तो पहले हम लोग एसएलएम की बात करते हैं, ध्यान से समझ लेना दोस्तों। एसएलएम सबसे पहले तो असेट को कब परचेज किया हुआ है, तो 1 अप्रैल 2024। कॉस्ट प्राइस कितनी मिली, 1 लाख रुपीस। फिर एक साल खत्म होने के बाद डेप्रीसिएशन लगेगा, तो एक साल खत्म होगा 1 अप्रैल 24 से लेके 31 मार्च 2025। यहां पर अपना फर्स्ट ईयर एंड हुआ। डेप्रीसिएशन, अभी ध्यान रखना दोस्तों, यहां पर 1 अप्रैल को असेट खरीदी थी और ईयर खत्म हो रहा है 31 मार्च को, तो पूरे साल का डेप्रीसिएशन कॉस्ट प्राइस पे, कॉस्ट प्राइस के ऊपर मतलब ये 1 लाख के ऊपर 10% लगेंगे। तो हमको पता ये 1 लाख के 10% 10,000 होते हैं। फिर भी मैं हर एक लेवल के स्टूडेंट को ध्यान में रख के वर्किंग भी दिखा रहा हूं। तो 1 लाख इंटू 10%, तो देखिए 10,000 रुपीज, तो डेप्रीसिएशन की अमाउंट 10,000 रुपए हम लोग माइनस करेंगे। ध्यान रखना दोस्तों, यहां पर पूरा एक साल हुआ, इसलिए अगर ऐसा होता कि असेट को एग्जांपल में ऐसा दिया कि 1 अक्टूबर को खरीदा, 1 अक्टूबर 2024, तो 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक का ड्यूरेशन, यानी कि फिर 6 मंथ का डेप्रीसिएशन चार्ज करते या 9 मंथ का करते, तो आप लोगों को यहां पर ये ड्यूरेशन का ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये 1 लाख में से 10,000 को माइनस करेंगे तो बैलेंस बचेगा ऑन 1 अप्रैल 2025, बैलेंस 90,000। फिर सेकंड ईयर अपना कंप्लीट होगा 31 मार्च 2026 को, यहां से लेके यहां तक का ड्यूरेशन मतलब अपना सेकंड ईयर हुआ। तो सेकंड ईयर का डेप्रीसिएशन, देखो एसएलएम मेथड है कॉस्ट प्राइस के ऊपर, यानी कि 1 लाख के ऊपर ही 10% के हिसाब से 10,000 डेप्रीसिएशन माइनस होगा, तो बैलेंस बचेगा 80,000। 1 अप्रैल 2026 का बैलेंस है, ठीक है। और हमको बोला है कि ये असेट सेल हो रही है 31 मार्च 2027 को। देखिए जरा, तो यहां पर नेक्स्ट आगे भी जाना पड़ेगा, और ये 1 अप्रैल 2026 से फाइनेंशियल ईयर कब खत्म होगा, 31 मार्च 2027, तो यहां पर थर्ड ईयर, भी यहां पर थर्ड ईयर पर खत्म होने वाला है, बट जरूरी नहीं आपको कोई बार 4 साल तक का भी दे दे, तो यहां पर ये डेट आपको देखकर समझ के ट्रीटमेंट डालनी है। तो अगेन डेप्रीसिएशन तो पूरे साल का कॉस्ट प्राइस के ऊपर 10,000 रुपए के हिसाब से लगेगा, तो 70,000 ये बैलेंस यानी कि बुक वैल्यू आई 31 मार्च 2027 को ही। अभी यहां पर एसएलएम मेथड में इस असेट को कैसे बेचा है, तो देखो
20% प्रॉफिट ऑन बुक वैल्यू। तो ये बुक वैल्यू अपनी कितनी है 70,000, उसको 20% प्रॉफिट से बेचा है। तो यहां पर कैलकुलेटर पर देखो 70,000 के ऊपर 20% प्रॉफिट, तो 70,000 इंटू 20% करोगे तो आपको प्रॉफिट की अमाउंट मिलेगी एंड प्लस 20% कैलकुलेटर पर प्रेस करोगे तो सीधा प्रॉफिट के बाद की सेल अमाउंट मिल जाएगी। यहां पर प्रॉफिट की अमाउंट भी जानते हैं इसलिए हम लोग इंटू 20% करेंगे तो 14,000 रुपीज। ये क्या हुआ प्रॉफिट, प्रॉफिट ऐड करके बेचा जाता है। तो यहां पर 14,000 अभी ऑब्वियस है कि प्रॉफिट है तो पी एंड एल अकाउंट में आएगा। तो 70,000 की असेट 14,000 के प्रॉफिट के साथ बेच रहे हैं, यानी कि 84,000 रुपीज में ये मशीन क्या हुआ सेल हुआ। ठीक है, ये चीज को ध्यान रखना। फिर इसकी स्पेसिफिक एंट्री प्रॉफिट वाली क्या होती है ये जर्नल एंट्री के टाइम पे मैं आपको समझा रहा हूं। तो ये अपना एसएलएम मेथड से वर्किंग कंप्लीट हुआ। इसके अंदर आपको बीच में दूसरी भी एसेट खरीदी, तीसरी भी एसेट खरीदी, ऐसा कुछ दे सकते हैं। तो जितनी एसेट होगी उसका सेपरेट वर्किंग इसी तरह से आप लोग करोगे और डेट का ध्यान रखोगे डेप्रीसिएशन के लिए। अभी यही सेम चीज हम लोग डब्ल्यूडीवी मेथड से भी देखते हैं कि अगर डब्ल्यूडीवी मेथड आपको बोली है तो किस तरह से वर्किंग होता है। तो यहां पर देखिए 1 अप्रैल 2024 को ही इस असेट को खरीदा है, कॉस्ट प्राइस तो सेम ही है 1 लाख रुपीज जो कि हमने वर्किंग करके ढूंढ लिया है। डेप्रीसिएशन डब्ल्यूडीवी के हिसाब से लगेगा पर पहले साल में तो कॉस्ट प्राइस ही है तो इसी के ऊपर डेप्रीसिएशन लगेगा 31 मार्च 2025। डेप्रीसिएशन इसके 10%, ठीक है, तो वो कितना होगा 10,000 रुपीज। तो यहां पर बैलेंस कितना बचेगा दोस्तों 90,000। 1 अप्रैल 2025 का बैलेंस। अब यहां पर आप एक चीज गौर से देखोगे तो फर्स्ट ईयर में एसएलएम मेथड हो या डब्ल्यूडीवी मेथड हो, अगर डेप्रीसिएशन का रेट सेम है तो जो अमाउंट ऑफ डेप्रीसिएशन है दोस्तों वो भी सेम ही रहेगी। देखिए ये 10,000 और यहां पर भी 10,000 रुपए। फिर सेकंड ईयर, तो यहां पर सेकंड ईयर में देखिए 31 मार्च 2026 यहां से यहां तक का ये सेकंड ईयर हुआ, ये हुआ अपना फर्स्ट ईयर। तो डेप्रीसिएशन अभी जरा ध्यान से समझना दोस्तों, डब्ल्यूडीवी मेथड में डेप्रीसिएशन बुक वैल्यू पे या रिटर्न डाउन वैल्यू पे कैलकुलेट होता है। मतलब कि यहां पर अब ये 90,000 के ऊपर 10% डेप्रीसिएशन चार्ज होगा, जबकि एसएलएम मेथड में हमने कॉस्ट प्राइस के ऊपर लगाया था। तो यहां पर 90,000 के 10% मतलब कितना होगा दोस्तों 9,000 रुपीज। तो यहां पर अब बैलेंस कितना बचेगा 90 में से 9,000 माइनस करोगे तो 81,000 का बैलेंस बचेगा ऑन 1 अप्रैल 2026। अब आप एक चीज गौर करोगे तो यहां पर देखो सेकंड ईयर का डेप्रीसिएशन एसएलएम मेथड में 10,000 आया जबकि डब्ल्यूडीवी मेथड में 9,000 आया। इसका मतलब क्या होता है, क्या समझ में आया कि डब्ल्यूडीवी मेथड से ईयर आफ्टर ईयर डेप्रीसिएशन की अमाउंट क्या होती जाएगी कम होती जाएगी। चलिए आगे देखते हैं थर्ड ईयर का भी। तो यहां से 31 मार्च 2027 थर्ड ईयर, तो डेप्रीसिएशन 81,000 के 10%, ध्यान रखना इस वैल्यू के ऊपर 10% चार्ज किया जाता है। तो 8,100 माइनस करेंगे तो कैलकुलेटर पर देखो 81,000 माइनस 8,100 तो 72,900 ये बुक वैल्यू यानी कि बैलेंस बचा है। ठीक है, बैलेंस ऑन 31 मार्च 2027। अभी प्रैक्टिस के लिए देखो हमने यहां पर प्रॉफिट लिया था तो इस केस में हमने समझने के लिए क्या लिया है 20% लॉस। अभी 20% की जगह पे 30, 35, 40 कोई भी लॉस दे सकते हैं। तो 20% इस बुक वैल्यू के अपने को ढूंढने हैं। तो यहां पर हम लोग इसके 20% लॉस, और लॉस है तो उसको क्या करना पड़ेगा माइनस लॉस। तो कैलकुलेटर पर 72,900 के 20%, तो 72,900 इंटू 20% तो 14,580 ये लॉस की अमाउंट है। और इसको आप माइनस करोगे तो ये असेट बिकी कितने में, तो देखो बुक वैल्यू थी जिस डेट पे सेल हुआ उस दिन 72,900,
उसमें से 14,580 माइनस, तो बैलेंस बचेगा 58,320। इतने रुपए में इस असेट को सेल किया हुआ है। क्लियर? तो ये वर्किंग आप लोगों को समझ में आया कि किस तरह से मैंने किया। वीडियो को पॉज करो और अच्छे से इस वर्किंग को समझो। आपको एग्जाम के अंदर एक की जगह पे 2 या 3 मशीन कर सकते हैं और डेट में आपको ध्यान रखना है, बाकी पूरा वर्किंग सिर्फ ऐसे ही करना है। अभी आपके रेफरेंस के लिए जर्नल एंट्री, अभी जर्नल एंट्री हम दोनों मेथड में से कोई एक मेथड की लिखेंगे, दूसरी में साथ में बोलता जाऊंगा, वो हमें पता है। ये सिर्फ डेप्रीसिएशन की अमाउंट चेंज होगी और लास्ट में जब सेल किया है तो प्रॉफिट या लॉस के सेल वाली एंट्री चेंज होगी। बाकी सारी की सारी जर्नल एंट्री सेम रहने वाली है, सिर्फ अमाउंट चेंज होने वाली है। तो यहां पर मैं एसएलएम के हिसाब से जर्नल एंट्री लिख रहा हूं। एसएलएम या डब्ल्यूडीवी, आप लोग डब्ल्यूडीवी से प्रैक्टिस करना एज पर एसएलएम मेथड। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको जर्नल एंट्री का टेबल याद होना चाहिए, जो कि जर्नल एंट्री वाले चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया है। जर्नल एंट्री चैप्टर का भी सुपर रिवीजन जरूर से देखना, ये आपको 11th में, आगे 12th सीएसीएस के फंडामेंटल्स के लिए भी बहुत काम लगेगा। इसका भी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर भी है, साथ स्मार्ट स्टडीज एप्लीकेशन पर भी है। देखिए, तो सबसे पहला कॉलम होता है जर्नल एंट्री का डेट, देन पर्टिकुलर, देन जेएफ नंबर का छोटा सा कॉलम, देन डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। फिर से क्या फॉर्मेट रहेगा? डेट, पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर का कॉलम थोड़ा बड़ा, जेएफ जो कि छोटा कॉलम रहेगा, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। अब पहली एंट्री जिस डेट पर असेट को खरीदा है उस डेट की आएगी। तो यहां पर देखो 1 अप्रैल 2024 को इस असेट को खरीदा था, तो यहां पर 1 अप्रैल 2024। अभी देखो असेट को कैश में खरीदा या क्रेडिट में खरीदा ऐसा कुछ नहीं कहा है, तो यहां पर कैश में मान लेंगे क्योंकि किसके पास से खरीदा है उसका नाम ही नहीं दिया है। जब असेट खरीदते हैं तो वो असेट का अकाउंट डेबिट होता है। यहां पर मशीन खरीदा है तो मशीन अकाउंट डेबिट। अब मशीन की जगह पर फर्नीचर हो सकता है, ट्रक्स हो सकता है, प्लांट हो सकता है, जो भी होगा, और कॉस्ट प्राइस से डेबिट होगा दोस्तों। तो कॉस्ट प्राइस कितनी है? 1 लाख रुपीज, जो कि ऊपर मैंने आपको वर्किंग करके समझाया। तो अगर ट्रांजैक्शन कैश है तो जो असेट की प्राइस होती है वो बैंक अकाउंट में क्रेडिट होगी, और अगर क्रेडिट ट्रांजैक्शन है तो असेट की प्राइस जो है वो जिसके पास से खरीदा है उसका नाम लिखा जाता है। यहां पर किसके पास से खरीदा है वो तो बताया ही नहीं है, साहस इंडस्ट्री ने खरीदा, किसके पास से खरीदा वो नाम दिया ही नहीं है। तो यहां पर कैश ट्रांजैक्शन हम समझेंगे तो बैंक अकाउंट जो कि परचेस प्राइस होगी वो इस अमाउंट से लिखी जाएगी, यहां पर ये होती है कॉस्ट प्राइस, तो 95,000। और जो खर्चा पे किया है वो कैश अकाउंट में क्रेडिट होता है, तो टू कैश अकाउंट एक्सपेंस जो कि यहां पर है 5,000। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, एग्जाम्पल में स्पेसिफाई ना किया हो तो जर्नल एंट्री के बाद नरेशन लिखी जाती है, तो बीइंग मशीन परचेस्ड फॉर कैश, ऐसी नरेशन आपको लिखनी पड़ेगी। नरेशन में आप कुछ भी इस ट्रांजैक्शन के रिलेवेंट लिख सकते हो, एज इट इज ऐसा ही लिखना जरूरी नहीं है, बट लिखना पड़ेगा। अगर आपको एग्जांपल में स्पेसिफाइड कर दिया है जर्नल एंट्री के लिए नरेशन नॉट रिक्वायर्ड, तो फिर नरेशन नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। पहली जर्नल एंट्री दोनों ही मेथड से, एसएलएम हो या डब्ल्यूडीवी हो, पहली जर्नल एंट्री यही रहेगी। इसके बाद सेकंड एंट्री, तो पूरा महीना पूरा साल खत्म होगा तब डेप्रीसिएशन चार्ज होगा, तो 31 मार्च 2025 डेप्रीसिएशन चार्ज वाली एंट्री। तो डेप्रीसिएशन चार्ज करता है तो उसकी एंट्री होती है डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट, और यहां पर पहले साल का डेप्रीसिएशन कितना था? 10,000 रुपीज, एसएलएम से भी डब्ल्यूडीवी से भी, तो यहां पर 10,000। नरेशन बीइंग डेप्रीसिएशन चार्ज, अभी मैं लिखूंगा नहीं, आप चाहो तो लिख सकते हो। फिर सेम ईयर पर डेप्रीसिएशन चार्ज करने के बाद अमाउंट ऑफ डेप्रीसिएशन को P&L अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है, तो थर्ड एंट्री 2025 डेप्रीसिएशन को P&L में ट्रांसफर किया जाता है P&L अकाउंट में डेबिट साइड पर, तो यहां पर आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रीसिएशन अकाउंट, जो डेप्रीसिएशन चार्ज किया है वही यहां पर ट्रांसफर हो जाएगा, बीइंग अमाउंट ऑफ डेप्रीसिएशन ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। क्लियर? तो दोस्तों यहां पर हमारी पहले साल की 3 जर्नल एंट्री कंप्लीट हुई। पहले असेट खरीदा,
फिर डेप्रीसिएशन चार्ज किया, फिर डेप्रीसिएशन को पी एंड एल में ट्रांसफर किया। अब दूसरे साल से आपको दो दो एंट्री ही पास करनी है जब तक असेट सेल नहीं होती है तब तक। कौन कौन सी? डेप्रीसिएशन चार्ज की, ट्रांसफर टू पी एंड एल की। हाँ, अगर बीच में कोई दूसरी भी असेट खरीदी है तो उसकी जर्नल एंट्री जो सीक्वेंस में आएगी वो लिखा जाएगा। कोई असेट नहीं है तो यहां पर सीधा नेक्स्ट ईयर सेकंड ईयर कंप्लीट होगा 31 मार्च 2026 को। अभी जो सेकंड एंट्री लिखी वही रिपीट करनी है, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। अब यहां पर एसएलएम मेथड है तो दोनों ही ईयर की अमाउंट सेम होगी, डेप्रीसिएशन की 10,000। यहीं पे अगर हम लोग डब्ल्यूडीवी फॉलो करते तो यही एंट्री अपने को डब्ल्यूडीवी में सेकंड ईयर की अमाउंट कितनी थी? 9,000। उससे पास करनी पड़ती है रेफरेंस के लिए, या तो 10,000 होते हैं, डब्ल्यूडीवी होती तो 9,000 होते। और फिर उसी को हम पी एंड एल में ट्रांसफर भी करेंगे। तो पी एंड एल अकाउंट डेबिट, आपको पूरा नाम लिखना है दोस्तों, पी एंड एल अकाउंट डेबिट, ऐसा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट ऐसा लिखना है, टू डेप्रीसिएशन अकाउंट 10,000 10,000। क्लियर? और सेम इसी तरह से थर्ड ईयर पे भी 31 मार्च 2027 पे डेप्रीसिएशन चार्ज होने के बाद ही असेट बेची जाएगी। तो 31 मार्च 2027 डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट एसएलएम के हिसाब से तो 10,000 ही रहेगा, टू मशीन अकाउंट। पर अगर यहां पर डब्ल्यूडीवी मेथड अपने को फॉलो करनी होती तो डब्ल्यूडीवी मेथड के हिसाब से थर्ड ईयर का डेप्रीसिएशन देखो हमने वर्किंग किया था, कितना था? 8,100। तो 8,100 से इसी जर्नल एंट्री को लिखा जाता। ठीक है, क्या चेंजेस हो सकते हैं मैं साथ में ही बता रहा हूं। और फिर अब इसको ट्रांसफर करेंगे कहां पर? पी एंड एल अकाउंट में। अभी पी एंड एल अकाउंट में ट्रांसफर करने की एंट्री पहले भी कर सकते हो, या फिर अब मशीन सेल हुआ है तो मशीन के सेल की एंट्री, अब यहां पर मैं दोनों ही एंट्री सेपरेटली सिखाऊंगा। ठीक है, ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि एक में एसएलएम मेथड में हमने प्रॉफिट से सेल किया है, डब्ल्यूडीवी में लॉस से सेल किया है। तो यहां पर एसएलएम प्रॉफिट वाली एंट्री, ठीक है, डेट 31 मार्च 2027। देखो असेट को कितने में बेचा है, असेट बेचेंगे तो पैसे मिलेंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, जितनी अमाउंट से असेट सेल हुई है वो अमाउंट, तो ये बैंक अकाउंट डेबिट होता है। अब यहां पर इस केस में ये अमाउंट बैंक अकाउंट में डेबिट होगी, जितने में भी सेल हुआ है वो बैंक अकाउंट में डेबिट होगा। जितने रुपए की असेट यानी कि बुक वैल्यू ऑफ असेट जो है वो क्रेडिट होती है, तो ये असेट अकाउंट क्रेडिट किया जाएगा यहां पर 72,900 को। और अगर प्रॉफिट से सेल हुआ है तो प्रॉफिट को पी एंड एल अकाउंट क्रेडिट किया जाता है, और अगर लॉस है तो लॉस को पी एंड एल अकाउंट में डेबिट किया जाता है। क्लियर? तो ये चीज ध्यान रखना। और अब हम इसकी एंट्री लिखेंगे, तो कितने में बेचा? 84,000 में, पहले इसकी बात हम लोग कर रहे हैं। तो 84,000 रुपीज में बेचा है तो बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे 84,000, ब्रैकेट में सेल प्राइस। ठीक है, सेल प्राइस जो भी होती है वो डेबिट होती है। तो जितने वैल्यू की यानी कि बुक वैल्यू की असेट बेची है वो असेट अकाउंट में क्रेडिट होगा, तो टू मशीन अकाउंट। अभी मशीन की बुक वैल्यू 70,000 की थी तो वो 70,000 क्रेडिट, और यहां पर मशीन बेचने पर प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट है तो पी एंड एल अकाउंट क्रेडिट, तो टू पी एंड एल अकाउंट 14,000। अब यहीं पे अगर ये लॉस के साथ बेचा गया है, जो कि हम लोग ऑल्टरनेट डब्ल्यूडीवी वाला डिस्कस करेंगे, ये विथ प्रॉफिट था, अभी हम लोग बात करेंगे विथ लॉस। ये दोनों में से कोई एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है कि दो अलग अलग मशीन हो, एक प्रॉफिट से बेचे एक लॉस से बेचे। ठीक है, मैं यहां पर तो आपको दोनों ही सिखा रहा हूं, तो डेट तो सेम ही रहेगी। तो देखो सेकंड डब्ल्यूडीवी वाले में असेट को कितने रुपए में बेचा है वो बैंक अकाउंट में डेबिट होगा, तो देखो यहां पर 58,320, तो यहां पर बैंक अकाउंट डेबिट 58,320। ये कौन सी प्राइस है? सेल प्राइस।
ये याद रखने का, ठीक है। अभी यहां पर असेट को लॉस से बेचा है तो लॉस पी एंड एल अकाउंट में डेबिट होता है। तो देखो यहां पर कितना लॉस हुआ था 14,580, तो यहां पर पी एंड एल अकाउंट डेबिट 14,580 लॉस अमाउंट। एंड असेट का अकाउंट तो उसकी बुक वैल्यू से क्रेडिट होता है, तो टू मशीन अकाउंट, मशीन की बुक वैल्यू कौन सी थी डब्ल्यूडीवी के हिसाब से, तो यहां पर थी 72,900, तो यहां पर ये 72,900। क्लियर। तो यहां पर दोस्तों मैंने दोनों ही पॉसिबिलिटी वाली जर्नल एंट्री आपको समझा दी, और आखिरी जो डेप्रीसिएशन है उसको ट्रांसफर करेंगे पी एंड एल अकाउंट में, वो तो रखना ही है। तो डेप्रीसिएशन को पी एंड एल में ट्रांसफर करेंगे तो पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू डेप्रीसिएशन अकाउंट। हम लोग एसएलएम मेथड फॉलो कर रहे हैं, तो डेप्रीसिएशन थर्ड ईयर का था 10,000 रुपीज ही, अगर डब्ल्यूडीवी होती तो 8,100 से हम लोग पास करते, डब्ल्यूडीवी में 8,100 से करते, ठीक है। तो यहां पर हमारी सारी जर्नल एंट्री हो गई। जर्नल एंट्री के बाद आपको पता है कि आपको टोटल करना होता है, तो यहां पर आप इसका टोटल करोगे, टोटल करते हैं तो याद रखने का नीचे डबल लाइन और ऊपर सिंगल लाइन की जाती है, और यहां पर आप लिखोगे टोटल। क्लियर। तो चलिए सभी स्टूडेंट्स को जर्नल एंट्री पूरी की पूरी समझ में आ गई। वीडियो को पॉज करो और यहां तक की चीजों को अच्छे से रिफर करो, नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिवाइंड करो। अब दोस्तों जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम पर्सपेक्टिव ज्यादा पॉसिबिलिटी है, वो आपको अकाउंट के अंदर पोस्टिंग पूछ सकते हैं। जर्नल एंट्री शायद ना भी पूछे, बट आपको मशीन अकाउंट यानी कि असेट अकाउंट और डेप्रीसिएशन अकाउंट के अंदर एंट्री जरूर पूछ सकते हैं। तो यहां पर हम लोग एसएलएम मेथड के हिसाब से ही लेजर पोस्टिंग कर रहे हैं, सेम चीज डब्ल्यूडीवी से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। चलिए सबसे पहले तो जब असेट खरीदिए, अब मैं जर्नल एंट्री देख के भी लेजर पोस्टिंग कर सकता हूं, बट मैं जर्नल एंट्री देखे बिना डायरेक्ट लेजर पोस्टिंग समझाऊंगा, क्योंकि आपको एग्जाम के अंदर जर्नल एंट्री पूछी ही ना हो, सिर्फ जो अकाउंट्स है यानी कि डेप्रीसिएशन अकाउंट एंड असेट अकाउंट उसी में एंट्री पूछी हो, तो ऐसा है कि सर मेरे को तो जर्नल एंट्री से ही आता है, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो जर्नल एंट्री के ऊपर से भी लेजर पोस्टिंग हो ही सकता है। इसके लिए आप लोग हमारे जो लेजर पोस्टिंग वाला चैप्टर है उसका सुपर रिवीजन सेशन देखिए, तो आपको पता चल जाएगा कि जर्नल एंट्री पर से या सब्सिडियरी बुक पर से लेजर पोस्टिंग कैसे किया जाता है। उसके भी सुपर रिवीजन वीडियोस हमारी साथ स्मार्ट स्टडीज ऐप पे आपको मिल जाएंगे। अभी मैं आपको डायरेक्ट इसका पोस्टिंग समझा रहा हूं। तो सबसे पहले जब असेट खरीदते हैं तो असेट के अकाउंट में डेबिट साइड पर पोस्टिंग होता है। तो जिस डेट पर असेट खरीदी है 1 अप्रैल 2024, तो असेट अकाउंट डेबिट हुआ है, तो असेट अकाउंट में डेबिट साइड पर क्रेडिट वाले नाम, तो जर्नल एंट्री में देखो क्रेडिट आपने किया है बैंक अकाउंट एंड कैश अकाउंट, तो वो डेबिट साइड पर लिखे जाएंगे। और डेबिट साइड पर जब लेजर पोस्टिंग किया जाता है तो आगे टू वर्ड लिखा जाता है, तो यहां पर टू बैंक अकाउंट 95,000 टू कैश अकाउंट 5,000। फिर सेकंड जर्नल एंट्री 31 मार्च 2025 को डेप्रीसिएशन की थी, जो थी डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन। तो मशीन अकाउंट क्रेडिट हुआ है, तो मशीन अकाउंट में क्रेडिट साइड पर डेबिट वाले का नाम यानी कि बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट, और डेप्रीसिएशन की अमाउंट थी दोस्तों 10,000, एसएलएम के हिसाब से डब्ल्यूडीवी के हिसाब से 10,000 ही थी। अब इसका डेप्रीसिएशन अकाउंट को भी इफेक्ट हो रहा है, तो डेप्रीसिएशन जर्नल एंट्री क्या हुई, डेप्रीसिएशन टू असेट, तो असेट में क्रेडिट किया, तो डेप्रीसिएशन अकाउंट में डेबिट साइड पर भी हम पोस्टिंग करेंगे। तो यहां पर देखो डेप्रीसिएशन अकाउंट 31 मार्च 2025 टू मशीन अकाउंट 10,000 रुपीज। एंड फिर आखिरी में क्या था थर्ड एंट्री कि डेप्रीसिएशन को पी एंड एल में ट्रांसफर करने की, जिसकी जर्नल एंट्री थी पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू डेप्रीसिएशन। तो यहां पर मशीन को तो कोई इफेक्ट ही नहीं हुई, तो मशीन अकाउंट में कोई ट्रीटमेंट नहीं, बट पी एंड एल टू डेप्रीसिएशन, तो डेप्रीसिएशन को इफेक्ट हुई, तो डेप्रीसिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पर लिखेंगे बाय पी एंड एल अकाउंट 10,000। क्लियर। तो यहां पर पहले साल की तीनों की तीन जर्नल एंट्री कंप्लीट हुई। यहां पर सॉरी लेजर पोस्टिंग, लेजर पोस्टिंग का फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए। हम पेज को बीच में से फोल्ड करते हैं, लेफ्ट साइड पर डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ नंबर, अमाउंट रुपीज, 4 कॉलम डेबिट साइड पर रहते हैं इस तरह से देखो, एंड 4 कॉलम क्रेडिट साइड पर रहता है। यहां पर लेफ्ट साइड पर डेबिट लिखा जाता है, राइट साइड पर क्रेडिट लिखा जाता है। क्रेडिट साइड पर भी सेम डेट,
पर्टिकुलर्स, जेएफ नंबर, डेबिट अमाउंट, सॉरी अमाउंट रुपीज, इस तरह से 4 कॉलम आएंगे। अब पहला साल खत्म हुआ तो टोटलिंग एंड बैलेंसिंग किया जाएगा। तो यहां पर डेबिट साइड का टोटल देखो, 1,00,000 रुपए ज्यादा है, ज्यादा वाला टोटल कंसीडर किया जाता है। ऑपोजिट साइड पर भी सेम ज्यादा वाला टोटल लिख देंगे और फिर इसमें से ये क्रेडिट साइड की अमाउंट को माइनस किया जाता है। 1,00,000 माइनस 10,000 तो बैलेंस बचा 90,000, इसको हम लोग बोलेंगे बैलेंस। तो यहां पर लिखेंगे 31 मार्च 2025 बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड या ब्रॉड फॉरवर्ड या कैरी डाउन ब्रॉड डाउन। ठीक है, यहां पर कैरी फॉरवर्ड लिखेंगे तो यहां पर हम क्रेडिट डाउन नेक्स्ट ईयर, इसको आपको ऐसे एरो नहीं करना है बट आपके रेफरेंस के लिए मैंने यहां पर ये किया है। तो 1 अप्रैल 2025 को टू बैलेंस कैरीड डाउन और ये 90,000 को यहां पर कैरीड डाउन करेंगे। ठीक है, अभी सेकंड ईयर की जर्नल एंट्री देखो, हमने जर्नल एंट्री पर से लेजर पोस्टिंग किया, अब ये बैलेंस ढूंढा था, बैलेंस ढूंढने के बाद फिर से अब सेकंड ईयर की एंट्री याद करो। सेकंड ईयर में डेप्रीसिएशन चार्ज एंड ट्रांसफर टू पी एंड एल। डेप्रीसिएशन चार्ज की एंट्री क्या थी, डेप्रीसिएशन टू मशीन, तो मशीन अकाउंट में क्रेडिट साइड पर 31 मार्च 2026 बाय डेप्रीसिएशन। अब डेप्रीसिएशन एसएलएम मेथड से 10,000 रुपए ही है, तो यहां पर 10,000 रुपए एंट्री थी डेप्रीसिएशन टू मशीन, तो मशीन में क्रेडिट किया तो डेप्रीसिएशन अकाउंट में डेबिट भी करना पड़ेगा। तो यहां पर डेप्रीसिएशन अकाउंट में जाएंगे तो पहले तो ये टोटलिंग कर देंगे, क्योंकि ये 10,000 दोनों साइड का सेम है तो इसमें तो कोई बैलेंस कैरी फॉरवर्ड ब्रॉड फॉरवर्ड आएगा ही नहीं। फिर यहां पर 31 मार्च 2026 का टू मशीन, ये सेकंड ईयर का डेप्रीसिएशन है, सेकंड ईयर को भी एसएलएम के हिसाब से तो 10,000 ही है, डब्ल्यूडीवी होती तो वो कम हो जाता। और यहां पर थर्ड एंट्री क्या है, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू डेप्रीसिएशन, तो डेप्रीसिएशन क्रेडिट हुआ, मशीन को तो कोई इफेक्ट ही नहीं हुई, तो मशीन में तो कोई ट्रीटमेंट नहीं, पर यहां पर 31 मार्च 2026 बाय पी एंड एल अकाउंट 10,000, इसका टोटलिंग कर देंगे क्योंकि हमेशा इसका टोटल दोनों ही साइड का सेम ही रहने वाला है, पर मशीन अकाउंट का टोटल तो चेंज होता जाएगा। तो यहां पर चलिए मशीन अकाउंट का टोटल करते हैं। तो देखो डेबिट साइड पर 90,000 है, ज्यादा है सेम, उसको यहां पर भी लिखेंगे और इसमें से क्रेडिट साइड की अमाउंट माइनस करेंगे और जो बैलेंस मिलेगा उसको हम लोग 31 मार्च 2026 बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, तो 90,000 में से 10,000 को माइनस करो तो 80,000 बैलेंस मिलेगा। तो इसको नेक्स्ट ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड करेंगे। मैं यहां पर ये एरो कर रहा हूं, आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है, ये मैं आपके सिर्फ रेफरेंस के लिए कर रहा हूं। 1 अप्रैल 2026 टू बैलेंस कैरी डाउन। अब तीसरे साल फिर से डेप्रीसिएशन चार्ज होता है, तो डेप्रीसिएशन टू मशीन, तो मशीन अकाउंट क्रेडिट हुआ, तो मशीन अकाउंट में क्रेडिट साइड पर बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट 10,000 और यहां पर तो सेम 10,000 रुपए आएंगे, सेम ही रहता है एंट्री 31 मार्च 2027 टू मशीन अकाउंट 10,000 और तीसरी एंट्री हम लोग कंसीडर कर देते सीधा कि वो पी एंड एल में ट्रांसफर भी कर दिया, फिर हम वो प्रॉफिट लॉस वाली एंट्री करते हैं। तो 31 मार्च 2027 बाय पी एंड एल अकाउंट 10,000, तो देखिए यहां पर ये डेप्रीसिएशन अकाउंट कंप्लीट हो गया। अभी हम लोग यहां पर ध्यान रखेंगे असेट को सेल किया है उसकी एंट्री, और यहां पर मैं एसएलएम के हिसाब से समझा रहा हूं, तो एसएलएम के हिसाब से क्या पोस्टिंग होगा वही समझाने वाला हूं, डब्ल्यूडीवी का ऑपोजिट होगा, ये ध्यान रखना, क्योंकि डब्ल्यूडीवी में हमने लॉस से बेचा है। तो ध्यान रखना, हमने असेट को प्रॉफिट से बेचा है, तो उसकी एंट्री क्या थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एंड टू मशीन, तो मशीन अकाउंट में क्रेडिट साइड पर जितने रुपए में बेचा है वो बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा बाय बैंक। याद करो हमने 20% प्रॉफिट के साथ 84,000 रुपीज में बेचा, एंड
जो प्रॉफिट की अमाउंट है वो पी एंड एल अकाउंट में क्रेडिट होती है, बट ये मशीन के अकाउंट में जब पोस्टिंग करेंगे तो ऑपोजिट साइड के लिए ये डेबिट होगा टू पी एंड एल अकाउंट। ध्यान से समझना, इसको याद रखना पड़ेगा आपको। और प्रॉफिट की अमाउंट कितनी थी? 14,000 रुपीज। तो यहां पर 14,000। क्लियर? अब यही चीज अगर हम WDV के हिसाब से कंसीडर करें तो मैं रेड कलर की पेन से लिखूंगा, इसमें लॉस से बेच रहे हैं तो दोनों ही पोस्टिंग क्रेडिट साइड पर होंगे। WDV मेन WDV नहीं है, मेन तो है विथ लॉस। तो यहां पर विथ लॉस सेल हुआ हो तो 31 मार्च 2027 बाय बैंक एंड 31 मार्च 2027 को यानी कि वही डेट पर बाय पी एंड एल ब्रैकेट में लॉस की अमाउंट, दोनों ही क्रेडिट साइड पर आएंगे। ठीक है, लॉस से बेचते हैं तो यहां पर लॉस से नहीं बेचा है, प्रॉफिट से बेचा है और असेट बेच दिया। अब टोटल करेंगे डेबिट क्रेडिट साइड का दोनों का तो सेम हो रहा है क्योंकि एक ही असेट थी और वो असेट बेच दी। असेट बेच दी तो अब असेट का कोई बैलेंस बचेगा ही नहीं। तो 80 + 14 94,000 एंड यहां पर 10 + 84 ये भी 94,000। पर ध्यान रखना दोस्तों, अगर आपको दो मशीन दिया हो, एक ही मशीन बेचा हो, दूसरा मशीन हो, तो यहां पर अभी भी आपको बैलेंस कैरी डाउन या कैरी फॉरवर्ड ये मिलता है। तो ये चीज ध्यान रखना। यहां पर ये प्रॉफिट से एंट्री क्या होती है, लॉस से एंट्री क्या होती है, दोनों ही मैंने आपको समझा दिया। साथ में ये डेप्रीसिएशन अकाउंट की भी ट्रीटमेंट आपको बता दी। अब पहले साल पे फाइनल अकाउंट के अंदर क्या ट्रीटमेंट होगी? फर्स्ट ईयर। तो देखो, फर्स्ट ईयर में असेट खरीदी है तो बैलेंस शीट की एक हम बात कर लेते हैं। तो बैलेंस शीट में इस तरह का टेबल होता है। ये कैपिटल एंड लायबिलिटी साइड, अमाउंट रुपीस, असेट्स, अमाउंट रुपीस, इस तरह से आपका टेबल बनता है जिसमें असेट जो है वो बैलेंस शीट में असेट साइड पर लिखी जाती है। तो यहां पर मशीन हम लिखेंगे इनर कॉलम में 1,00,000 रुपए और उसके ऊपर डेप्रीसिएशन चार्ज हुआ है, उसको माइनस करेंगे 10,000 रुपीज। फर्स्ट ईयर का डेप्रीसिएशन हो क्योंकि यहां पर अपने को फर्स्ट ईयर की ट्रीटमेंट पूछी है। तो ये अमाउंट आउटर कॉलम में जाएगी 90,000। तो बैलेंस शीट में इस तरह से ट्रीटमेंट आएगी। वहीं पे अगर हम लोग पी एंड एल अकाउंट की बात करें, पी एंड एल अकाउंट में सेम ट्रीटमेंट क्या आएगी फर्स्ट ईयर की? तो पी एंड एल अकाउंट यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो इसका फॉर्मेट होता है पर्टिकुलर्स, अमाउंट रुपीज, फिर क्रेडिट साइड पर भी पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट रुपीज। तो यहां पर डेबिट साइड पर सिर्फ एक ही चीज है, डेप्रीसिएशन, तो वो सीधा लिख देंगे डेप्रीसिएशन ऑन मशीन 10,000। क्लियर हुआ दोस्तों? तो यहां पर ये फाइनल अकाउंट में क्या ट्रीटमेंट होती है वो भी मैंने आपको गाइड कर दिया। तो यहां पर दोस्तों हमारे इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने कवर कर दिए हैं। इसके बाहर की ऑलमोस्ट कोई चीज बाकी नहीं बची है जो कि आपको इस चैप्टर में जाननी जरूरी है। तो आई होप कि तकरीबन 45 मिनट्स के सेशन में आपको इस चैप्टर की पूरी ग्रिप आ गई होगी और इसी तरह के बाकी के सारे चैप्टर्स के बाकी के सारे सब्जेक्ट के भी आपको एक्सीलेंट रिवीजन सेशंस, टॉपिक वाइज कॉन्सेप्चुअल सेशंस देखने हैं तो आप और आपके फ्रेंड साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप को सब्सक्राइब कर सकते हैं या साहस इंस्टीट्यूट के ऑफलाइन सेंटर्स या ऑनलाइन लाइव वाले सेंटर्स के लिए भी अपना एडमिशन कर सकते हैं। बेहतरीन क्वालिटी के एजुकेशन के साथ आप अपना नॉलेज, रिजल्ट एंड करियर